दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। और इस कहानी में किसी भी व्यक्ति, नाम, उत्पाद या वास्तविकता का अपमान नहीं किया गया है। अगर आप लोग हमारे PRM नंबर 1 चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहें। अगर कहानी में कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसे दोबारा अपलोड करेंगे। धन्यवाद। एपिसोड 81, मुंह तोड़ जवाब। अंबिका राणा की आंखों में देखकर एक शातिर मुस्कान पास करती है, जिसे देखकर राणा गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसका मन तो अभी कर रहा था कि अंबिका के गले को पकड़कर उसकी गर्दन ही तोड़ दी जाए, उसे घुटने के बल लाकर अपने जूते की नोक पर उसकी नाक रगड़ावे, पर उसके सपने सपना ही रह गया। जब उसकी नज़र व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को देखा तो सपना टूटकर जमीन पर बिखर सा गया और खामोश खड़ा होकर अंबिका की तरफ गुस्से वाली नजरों से देखने लगा। राणा की बेबसी को देखकर कुंदन और आकाश मुस्कुराने लगता है, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देता है। कुंदन और आकाश की मुस्कान को देखकर राणा का खून खोलने लगता है, गुस्से में तिलमिला जाता है। पर खैर, उसकी किस्मत अभी उससे कुछ ज्यादा ही नाराज थी, इसलिए वह इस वक्त कुछ भी कह नहीं सकता था। अंबिका राणा की आंखों में अपने लिए गुस्सा देख सकती थी। उसके सामने से क्रॉस होते हुए एटीट्यूड के साथ अपनी कुर्सी पर एक पांव के ऊपर पांव रखकर बैठ जाती है। उसकी नजरें राणा को ही देख रही थी। राणा के आंखों में गुस्सा, जलन, देवेश भावना साफ साफ देखा जा सकता था, लेकिन उसकी बेबसी भी साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर अंबिका को बहुत ही सुकून मिल रहा था। राणा की बेबसी को देखकर आकाश और कुंदन के मन में तो हजारों लड्डू फूट रहे थे, मानो उसके दिल रूह को एक अलग ही खुशी दे रही हो। वैसे भी किसी दुश्मन की लाचारी बेबसी देखकर खुद की काबिलियत का अंदाजा हो ही जाता है। उसका लटका हुआ चेहरा, उदास भरी आंखें देखकर मन में एक अलग ही सुकून सा मिलता है, जिसे कोई भी इंसान बयान नहीं कर सकता। बस आंखों में एक अलग ही रौनक आ जाती है। वही रौनक आज आकाश और कुंदन के चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। अंबिका खामोशी तोड़ते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? राणा घमंड के साथ कुर्सी पर बैठ जाता है और खुद के इमोशन को संभालते हुए बात को बदलकर कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, इसीलिए सोचा तुम्हें बधाइयां दे दूं। वैसे भी शादी होने के बाद इस गद्दी पर तुम्हारा हकदार हो जाएगा कहीं, इसीलिए तो तुम शादी करना नहीं चाहती हो। तुम्हारा शादी करने का पीछे का मकसद क्या है? नाराजगी और हक दोनों ही जताते हुए राणा कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि उस गद्दी पर किसी और को भी बैठने का हक है? ये बात सुनते ही कुंदन को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहता है, हक तो तुम्हारा इस घर में आने का भी नहीं है, फिर गद्दी पर कैसे हक जता सकते हो? तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है क्या? अपनी काबिलियत और औकात देखकर बात करो कि तुम अभी इस वक्त हो कहाँ और कह क्या रहे हो? व्हीलचेयर पर बैठा आदमी सबकी बातें सुनकर गुस्सा जाता है और तिल मिलाते हुए कहता है, भाई ठीक कह रहे हैं, हर वक्त तुम अपना अधिकार नहीं जमा सकती हो, तुम एक लड़की हो, ये कैसे भूल जाती हो? व्हीलचेयर पर बैठा आदमी की बातें सुन आकाश अपनी सीट से उठकर नॉर्मल आवाज में कहता है, तुम्हारी औकात तो ये भी बोलने की नहीं है कि वह एक लड़की है। वह एक लड़की होकर भी आज तुम इस कंडीशन में हो, उसी की वजह से हो, कहीं ये तो नहीं भूल गए? लास्ट शब्द बोलते हुए आकाश व्हीलचेयर पर बैठे आदमी को एक आंख मार देता है। व्हीलचेयर पर बैठा आदमी कोई और नहीं, राणा का भाई होता है, समीर, जो अंबिका पर जानलेवा हमला करता है। अंबिका उस हमले में बच जाती है और उसकी यह कंडीशन कर देती है। अगर आप लोगों को याद होगा तो पूल वाला मैटर जो था, जो मैंने पीछे लिखा था, अब बढ़ाते हैं स्टोरी की तरफ। आकाश की चुभन भरी बातें सुनकर समीर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वह इस कंडीशन में नहीं है कि अपनी गुस्सा निकाल सके। जब आकाश का मैसेज अंबिका को आता है तभी अंबिका कुंदन को उसे लेने अस्पताल भेज देती है। कुंदन उसे अस्पताल से सीधे उठाकर यहाँ लेकर आया था ताकि राणा अंबिका के घर वालों पर कोई भी हमला न कर सके। अंबिका सबकी बातें सुन सबको खामोश करती है अपनी हाथ दिखाकर। उसके हाथों का इशारा समझकर सब खामोश हो जाते हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अंबिका इस खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, अगर तुम्हारा मुझे कांग्रेचुलेशंस कहना हो गया हो तो जा सकते हो। ज्यादा बात न करते हुए अंबिका अपनी हाथों से गेट की तरफ जाने का इशारा करती है। राणा उसकी एटीट्यूड और इस तरीके से बात करते देख गुस्सा जाता है और गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर समीर के व्हीलचेयर को लेकर मीटिंग हॉल के बाहर निकल जाता है और डाइनिंग हॉल के बाहर जाने लगता है। अंबिका अपनी कुर्सी पर बैठकर उसे जाते हुए देखती है, फिर कुर्सी पर से उठकर बाहर आकर राणा को रोकते हुए नॉर्मल तरीके से कहती है, वैसे तुम्हारे कंग्रेचुलेशन के लिए थैंक यू। इतना सुनते ही राणा के कदम रुक जाते हैं और अंबिका की तरफ मुड़ जाता है। अंबिका अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर राणा की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देते हुए कहती है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उस तख्त पर किसी और का हक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस तख्त को बचाने और बनाने के लिए मेरे नानू ने बहुत मेहनत की है। उस पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अपनी नज़रें और अपनी सोच में भी यह कभी मत लाना कि उस पर हक तुम्हारा हो सकता है, नहीं तो। इतना कहकर अपनी हाथों से हाथों की उंगलियों से गोली बनाकर उड़ा देने का इशारा करती है और हाथों के इशारों से ही दफा होने को कहती है। अंबिका को इशारे देख राणा चुपचाप गेट से बाहर निकल जाता है और अपनी क्रोध अग्नि की घूंट पी के रह जाता है।
उसे जाते देखकर वहां पर खड़े सभी लोग रिलैक्स महसूस करते हैं। अंबिका को भी काफी रिलैक्स फील हो रहा था। सभी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयशा अपनी जगह से हिलती नहीं है। बैजनाथ कपूर कुर्सी पर रोबदार तरीके से बैठे हुए रहता है और उसके पीछे उसकी बेटी आयशा कुर्सी पकड़कर खड़ी रहती है। अंबिका अपने भाई बहन से गले मिलने ही वाली थी कि बैजनाथ रौबदार आवाज में कहते हैं, सिद्धांत कहाँ है? तुम उसी के लिए यहाँ से गई थी ना? उसकी बातें सुन वहां का माहौल पूरा सन्नाटा हो जाता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 82, शिकायत। अंबिका को इशारे देख राणा चुपचाप गेट से बाहर निकल जाता है और अपनी क्रोध अग्नि की घूंट पी के रह जाता है। उसे जाते देखकर वहां पर खड़े सभी लोग रिलैक्स महसूस करते हैं। अंबिका को भी काफी रिलैक्स फील हो रहा था। सभी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयशा अपनी जगह से हिलती नहीं है। बैजनाथ कपूर कुर्सी पर रोबदार तरीके से बैठे हुए रहता है और उसके पीछे उसकी बेटी आयशा कुर्सी पकड़कर खड़ी रहती है। अंबिका अपने भाई बहन से गले मिलने ही वाली थी कि बैजनाथ रौबदार आवाज में कहते हैं, सिद्धांत कहाँ है? तुम उसी के लिए यहाँ से गई थी ना? उसकी बातें सुन वहां का माहौल पूरा सन्नाटा हो जाता है। अंबिका अपनी नानू बैजनाथ कपूर की बातें इग्नोर कर अपनी बहन से गले मिलते हुए कहती है, तो कैसी है मेरी गुड़िया? बहुत मिस किया मुझे। अंबिका से गले मिलते हुए सारा शिकायत के लहजे में कहती है, आप अचानक से कहाँ चले गए? कुछ बताया भी नहीं। और यह आकाश की तरफ उंगली करके कहती है, इतनी सारी पाबंदियां लगा दी, कुछ कहने का नहीं दी, कहीं जाने ही नहीं देता था। इस घर में मुझे कैद करके रख दिया। एक कैदी की तरह आकाश की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए सारा अंबिका को बता रही थी। अंजलि सारा का साथ देते हुए कहती है, बिल्कुल दी, आकाश तो मुझे भी कहीं जाने नहीं देते थे, घर से बाहर निकलने ही नहीं देते थे। मेरे कितने सारे कस्बे को कितनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं तो किसी का ऑर्डर भी ले नहीं पा रही थी। सारा और अंजलि आकाश की लगातार कई शिकायतें किए ही जा रही थी। आकाश दूर खड़ा अपनी दोनों हाथ बांधकर एक हाथ से चीन को पककर दोनों को प्यार से देख ही जा रहा था, क्योंकि सारा और अंजलि जब इसकी शिकायतें कर रही थी तो दोनों किसी बच्ची की तरह बहुत ही क्यूट और खूबसूरत लग रही थी, जिसके कारण दोनों की शिकायतें पर भी आकाश बहुत खुश था। अंबिका दोनों को शिकायतें सुन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंबिका के चेहरे पर मुस्कान देख आकाश धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ जाता है और उसे गले लगाते हुए कहता है, कैसे हैं दी आप? आकाश अंबिका के गले से थोड़ा दूर होते हुए उसके कंधे को पकड़ता है। सारा और अंजलि को अपने हाथों से थोड़ा दूर कर देता है, जिससे सारा और अंजलि के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से वाली नजरों से आकाश को देखने लगता है। आकाश सारा और अंजलि को इग्नोर कर अंबिका को खींचकर सोफा पर बिठा देता है। दोनों की तरफ सारा और अंजलि की तरफ देखते हुए आकाश कहता है, आप दोनों की शिकायतें हो गई या और भी बाकी है? जब देखो तब मेरी शिकायतें करती रहती हो, कभी तारीफ भी कर दिया करो। उस दिन आप दोनों को लेकर मैं मॉल गया था, वह तो आपने बताया नहीं, फिर उसे दिन पार्क लेकर गया था। आकाश की बातें सुन सारा और अंजलि एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो जाते हैं और अपनी जीभ को अपने ही दांतों से काटते हुए अपने सर पर चपत लगा देते हैं। इन दोनों को छोड़िए दी, उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होगी। आकाश नीचे जमीन पर बैठकर अंबिका के गोद में अपना सर रखकर कहता है, आपको मैंने बहुत मिस किया, आपके बिना बहुत अकेला फील कर रहा था। अंबिका झुककर आकाश के सर को चूम लेती है और उसके सर पर प्यार से हाथ सहलाते हुए कहती है, अब तो मैं आ गई ना। वैसे आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मेरी इंस्ट्रक्शन ही आकाश फॉलो कर रहा था, इसीलिए गुड्डू से कोई नाराज मत होना। अंबिका लास्ट लाइन बोलते हुए आकाश के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आंखों में प्यार से देखते हुए कहती है। सारा, आकाश, अंजलि और अंबिका चारों को एक साथ प्यार से बात करते देख सिद्धांत मुस्कुरा देता है। आयशा धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ जाती है। आयशा आकर अंबिका के बगल में बैठ जाती है और अंबिका को साइड हग करती है। अंबिका भी अपनी मां को कसकर पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद अंबिका कुंदन को कुछ कहने का इशारा करती है। इशारा पाकर कुंदन शंकराचार्य के सारे प्लान एक एक करके कुंदन सब कुछ बता देता है। कुंदन की बातें जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वहां पर खड़े सभी लोगों के एक्सप्रेशन डार्क और डर वाले होते जा रहे थे। कुंदन को जब बातें खत्म हो जाती है सभी रिलैक्स होकर सोफे पर आराम से बैठ जाते हैं। अंबिका समायरा को देख अपनी जगह से उठ जाती है और उसके पास जाने लगती है। समायरा अंबिका को अपने पास आते देख अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। अंबिका समायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, गुड जॉब, तुम्हारे कारण ही आज मेरा परिवार को कोई खतरा नहीं हुआ। तुमने अपना रोल अच्छे से निभाया, इसलिए इस महीने की सैलरी तुम्हारी डबल। समायरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सर झुकाकर अंबिका को थैंक यू कहती है। अंबिका कुछ दिन से बाहर थी, उसकी जगह समायरा ने ही ली थी। समायरा ही अंबिका के कपड़े और उसके हेयर स्टाइल को अपनाकर ऑफिस जाती थी और ऑफिस से घर आई थी। राणा के आदमी समायरा को अंबिका समझकर अंबिका के फैमिली पर अटैक नहीं कर पा रहे थे। यह अंबिका का ही प्लान था कि अंबिका के न रहने पर अंबिका की जगह समायरा ले ले, जिससे दुश्मनों को पता चले कि अंबिका शहर छोड़कर कहीं नहीं गई है, ताकि उसका परिवार सेफ रहे।
अंबिका सबकी तरफ मुड़कर कहती है, अगर सबकी शिकायतें खत्म हो गई हो तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। इतना कहकर वह अपने रूम की तरफ चली जाती है। आयशा कुंदन से पूछती है, सिद्धांत कब तक आ रहा है, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? कुंदन अपना सर झुका के नामे हीला देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अंबिका जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन पर नाम फ्लैश होता देख अंबिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक गहरी मुस्कान आ जाती है। 3 से 4 रिंग होने पर ही अंबिका फोन रिसीव कर लेती है और अपने कानों पर लगा लेती है, पर कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ से भी कोई कुछ नहीं कहता। दोनों एक दूसरे की सांस और धड़कन को बखूबी सुन रहे थे। दोनों के फोन अपने अपने कान पर लगाकर आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। ए फ्लैट मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 83, अंबिका सिद्धांत। आयशा कुंदन से पूछती है, सिद्धांत कब तक आ रहा है, तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम है? कुंदन अपना सर झुका के नामे हीला देता है और अपने कमरे में चला जाता है। अंबिका जैसे ही अपने कमरे में जाती है तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। फोन पर नाम फ्लैश होता देख अंबिका के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक गहरी मुस्कान आ जाती है। 2 से 3 रिंग होने पर ही अंबिका फोन रिसीव कर लेती है और अपने कानों पर लगा लेती है, पर कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ से भी कोई कुछ रिप्लाई नहीं करता है। दोनों खामोश रहकर एक दूसरे की सांस और दिल की धड़कने को बखूबी सुन रहे थे। दोनों बहुत ही दूर थे लेकिन एक दूसरे की दिल की धड़कन से अनजान नहीं थे। दोनों की हालत एक जैसी थी, पर कोई भी अपने दिल का हाल बयां नहीं कर रहा था, बस खामोश होकर दिल की धड़कन को सुने जा रहा था। दोनों के फोन अपने अपने कान पर लगाकर आंखें बंद कर एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं, जैसे दोनों एक दूसरे से कई वर्षों के बाद एक दूसरे को महसूस कर रहे हो। सिद्धांत धीरे से अपनी आंखें खोलता है और प्यार से कहता है, कुछ कहोगी नहीं? अंबिका सिद्धांत की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें धीरे से खोलता है और सिद्धांत को छेड़ते हुए कहती है, फ़ोन तुमने किया है तो तुम्हें ही कुछ कहना चाहिए। मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए फ़ोन किया, पर तुम तो खामोश हो। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर मिस कर रहे होते तो तुम यहाँ मेरे पास होते, ना कि अपने ऑफिस में मुझसे दूर, नहीं बहुत दूर। तुम्हें कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूँ? मैं कहीं और भी हो सकता हूँ। अंबिका थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा काम हो गया, तुम कब तक यहाँ आ रहे हो? क्या बात है, कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है क्या? जो डायरेक्ट ऐसी सवाल। अंबिका सिद्धांत को छेड़ते हुए कहती है, तुम में ऐसी क्या खास बात है जो मैं तुम्हें याद करूं? वो तो माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी, तुम थोड़ा अपना समय निकालकर माँ को एक बार फ़ोन कर लेना। तो तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी तो मेरा फ़ोन रिंग होते के साथ क्यों उठा लिया? अंबिका सिद्धांत की बातों में फंस गई, उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। अंबिका चुप रह के बस मुस्कुरा रही थी। फिर दोनों तरफ कुछ देर खामोशी छा जाती है। खामोशी को तोड़ते हुए अंबिका सिद्धांत से पूछती है, क्या यशवंत ने अपना मुंह खोला? अंबिका की ऐसी बातें सुनकर सिद्धांत थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि सिद्धांत को उम्मीद थी कि अंबिका सिर्फ सिद्धांत के बारे में जानना चाहेगी, उससे बात करना चाहेगी, थोड़ा समय देना चाहेगी, पर अंबिका की यह बातें सुनकर उसे उस पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। सिद्धांत फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, ओफो, तुम्हें दुनिया भर की जानकारी लेनी है, पर फिर थोड़ा रूड होकर कहता है, बस मेरे बारे में ही नहीं जानना है कि मैं कैसा हूँ। ठीक है, अगर तुमको मुझसे बात करने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो ठीक है। इतना कहकर सिद्धांत फ़ोन कट कर देता है। अंबिका फ़ोन को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अब इसे क्या हो गया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? फिर कुछ सोचते हुए खुद से ही रहती है, खैर कोई बात नहीं। इतना कहकर मोबाइल डेस्क पर रखकर वो वॉशरूम में चली जाती है। राणा अंबिका के घर से निकलते ही बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि गाड़ी के सामने मोहन खड़ा था। मोहन राणा की तरफ एक चाबी बढ़ा देता है। राणा सवालिया नज़रों से मोहन को देखता है तो मोहन अपनी हाथ को एक ट्रक की तरफ इशारा कर देता है। राणा मोहन के हाथ से चाबी लेकर पहले अपने भाई को आराम से गाड़ी में बिठाते हैं, फिर चाबी एक बॉडीगार्ड को देखकर ट्रक हवेली ले जाने को कहता है। राणा अपनी सीट पर बैठकर गाड़ी ड्राइव करते हुए हवेली पहुंच जाता है। उसके पीछे पीछे वह ट्रक भी हवेली पहुंच जाता है। राणा गाड़ी से उतरने के साथ ट्रक की ओर बढ़ जाता है और ट्रक के पास पहुंचकर ट्रक खोलकर देखने लगता है कि आखिर ट्रक में है क्या। जैसे ही ट्रक का दरवाजा खुलता है, राणा की आंखें बड़ी बड़ी और फटी की फटी रह जाती है। राणा सामने का नज़ारा देखकर एकदम से उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है, जैसे कि मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। उसे अंबिका पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अंबिका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें जान से मार दूंगा। वहां खड़े सभी बॉडीगार्ड्स और समीर भी राणा को चिल्लाते देख सभी डर जाते हैं। राणा को अभी अंबिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक उसी समय राणा का मोबाइल रिंग होना शुरू हो जाता है। मोबाइल पर अंबिका का नाम फ्लैश होते देख उसकी गुस्सा अब लिमिट क्रॉस कर रही थी। चिल्लाते हुए मोबाइल पर ही अंबिका को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ये ठीक नहीं किया, मैं तुम्हारा राणा इतना ही कहा पाया था कि। दूसरी तरफ से अंबिका दहाड़ते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप, वरना तुम्हारे हलक से तुम्हारी जबान निकाल कर गले में लपेट दूंगी। तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे घर पर निगरानी रखने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करवाने का?
क्या तुम्हें अपनी जान की जरा भी चिंता नहीं थी? इस बार फर्स्ट एंड लास्ट गलती समझकर सिर्फ छोटा सा वार्निंग देकर छोड़ देती हूँ। अगली बार कुछ भी करने से पहले 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं दोबारा किसी को गलती करने का मौका देती नहीं है। यह बातें भूल से भी भूलने की कोशिश मत करना। अगली बार अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो। इतना कहकर अंबिका फोन कट कर देती है। जैसे ही अंबिका का फोन काटता है, राना अपना मोबाइल उठाकर ट्रक पर दे मारता है। मोबाइल कई टुकड़ों में बंटकर जमीन पर बिखर जाती है। अंबिका राना का फोन काटते के साथ मोबाइल देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर सिद्धांत को फोन करने लगती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार जो इंसान चाहे वह हो जाए, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी उसका उल्टा ही होता है। ठीक अभी वही चीज अंबिका के साथ हो रही थी। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 84, फोन कॉल इग्नोर। दूसरी तरफ से अंबिका दहाड़ते हुए कहती है, चुप, एकदम चुप, वरना तुम्हारे हलक से तुम्हारी जबान निकाल कर गले में लपेट दूंगी। तुम्हारी औकात कैसे हुई मेरे घर पर निगरानी रखने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करवाने की? क्या तुम्हें अपनी जान की जरा भी चिंता नहीं थी? इस बार अंबिका अपनी बात को फिर से दोहराते हुए कड़क आवाज में रहती है। इस बार फर्स्ट एंड लास्ट गलती समझकर सिर्फ छोटा सा वार्निंग देकर छोड़ रही हूँ। अगली बार कुछ भी करने से पहले 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार, पूरे 100 बार सोच लेना, क्योंकि मैं दोबारा किसी को गलती करने का मौका देती नहीं है। तुम दे रही हूँ तो इसका मतलब तुम पर कितना एहसान कर रही हूँ ये तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी गलती करने से पहले आज का इंसिडेंट जरूर याद कर लेना। मेरी बातें, यह बातें भूल से भी भूलने की कोशिश मत करना। अगली बार अगर ऐसी कोई हिमाकत की तो। इतना कहकर अंबिका राना की बात सुने बिना ही फोन कट कर देती है। जैसे ही अंबिका का फोन कटता है, राना अपना मोबाइल उठाकर ट्रक पर दे मारता है। मोबाइल को ट्रैक पर मारने से मोबाइल कई टुकड़ों में बंटकर जमीन पर बिखर जाती है। अंबिका राना का फोन काटते के साथ मोबाइल देखकर मुस्कुराने लगती है और फिर सिद्धांत को फोन करने लगती है। लेकिन अफसोस की बात है कि हर बार जो इंसान चाहे वह हो जाए, यह जरूरी नहीं है। कभी कभी उसका उल्टा ही होता है। ठीक अभी वही चीज अंबिका के साथ हो रही थी। अंबिका लगातार बार बार सिद्धांत को कॉल कर रही थी, पर सिद्धांत का फोन कहीं इंगे जा रहा था। अंबिका को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिद्धांत का फोन बंद नहीं इंगे जा रहा था। इसका मतलब वह किसी और से बात कर रहा था। वह मन में सोचती है, मुझसे ज्यादा इसके लिए कौन इम्पोर्टेंट है जो मुझे छोड़ किसी और से बात कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा रिंग भी इग्नोर कर रहा है। ये सब सोचकर अंबिका मोबाइल डेस्क पर रख देती है और ऑफिस के काम के सिलसिले में डेस्क पर पड़े फाइल को उठाकर चेक करने लगती है। तभी दरवाजे पर नॉक होती है। अंबिका कम इन कहकर अंदर बुलाती है। दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति दरवाजा खोल धीरे से अंदर आकर सोफे पर बैठ जाता है। अंबिका फाइल पर से नजर उठाए बिना कहती है, कहो गुड्डू, क्या कहना है? आकाश अंबिका को सरप्राइज्ड भरी नजरों से देखकर कहता है, दी आपने मुझे तो देखा भी नहीं, तो कैसे पता चला कि मैं ही हूँ? अंबिका अपनी नज़र फाइल पर से उठाकर आकाश की तरफ देखकर कहती है, मेरे परिवार यानी कि मुझे चाहने वालों को मुझे नज़र से देखने की जरूरत नहीं होती है। मैं बिना आंखों के भी उसे महसूस कर सकती हूँ। खैर यह सब छोड़ो, क्या कहना है वह कहो। आकाश उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी अंबिका के दरवाजे पर फिर से नॉक होने की आवाज आती है। अंबिका फिर से अंदर आ जाओ कहकर बुलाती है। दरवाजा खोलकर अंदर बेधड़क चली आती है। अंबिका के पास वाली सीट पर बैठकर अंजलि कहती है, दी मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। अंजलि की टोन बहुत ही सीरियस थी, जिसे सुनकर आकाश डर जाता है और मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या अंजलि के साथ हुआ है जो इतनी सीरियस है। अंबिका को रिलैक्स होकर के अंजलि की बात सुनती है। अंजलि जब अंदर आ रही थी तभी से आकाश उसे प्यार से देख रहा था। अपनी नज़र उस पर से हटा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अंजलि अभी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंबिका अंजलि की तरफ देखते हुए कहती है, कहो क्या बात करनी है? अंजलि बातें करना शुरू करती है, दी मेरा बुटीक जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ऑनलाइन काम नहीं कर पा रही हूँ। ऑनलाइन काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, किसी को मैं बातें समझा भी नहीं पा रही हूँ। इसी तरह अंजलि अपनी बातें प्रॉब्लम अंबिका से शेयर कर रही थी। आकाश की नज़रें लगातार अंजलि के होठों को देख रहा था, क्योंकि बात करते समय उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह हिल रहा था, मानो एक ठंडी हवा का झोंका गुलाब के फूलों को छू रहा हूँ। ठीक उसी तरह भी अंजलि की होठ आकाश को लग रहा था। अंजलि ने जो लिप बाम लगाया था लाइट पिंक कलर का, आकाश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी था। इस वक्त आकाश खुद को कैसे संभाले रखा था यह आकाश को ही पता था। अंजलि अंबिका से बातें कर रही थी, पर अंबिका का नजर लगातार आकाश को देख रहा था। उसकी इंटेंस भरी नजरों को देखकर अंबिका बखूबी समझ रही थी कि आकाश के मन में क्या चल रहा है। अंजलि की शिकायत करना खत्म हो जाती है, तभी अंबिका कहती है, और कोई शिकायत? अंजलि प्यार से बच्चों की तरह अपनी बात कह ही रही थी कि नहीं दी, यह जरूरी है, वरना वह इतना कह ही पाई थी कि अंबिका अपनी बात कहती है। ठीक है आकाश। अंबिका ने जब अपनी जुबान से आकाश के नाम लेती है तो आकाश होश में आकर खुद को कंट्रोल करते हुए अंबिका की तरफ देखने लगता है। अंबिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, कल से अंजलि को उसके बुटीक पर तुम छोड़ने जाओगे और लेने भी तुम ही जाओगे। 4 बॉडीगार्ड हमेशा इसके साथ रहेंगे, ये शो करना तुम्हारा काम है।
इसकी सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अंजलि अंबिका की बात सुनकर प्यार से हल्की आवाज में रहती है, दी इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से भी जा सकती हूँ। ये सुनते ही आकाश का चेहरा मुरझा जाता है, मानो उसके दिल पर कोई धार खंजर से वार कर चुका हूँ और अपने दिल को छलनी छलनी होते हुए वह देख रहा था। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वह उसे समय अंबिका के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था, न ही अपनी इमोशन उसे बताना चाहता था। सिद्धांत अंबिका को फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सिद्धांत किससे बातें कर रहा है? अंबिका का फोन देखते हुए भी वह उसे रिसीव क्यों नहीं कर रहा है? आकाश की इस हरकत को देख अंबिका का फैसला क्या होगा? क्या अंजलि आकाश के प्यार को समझ पाएगी? क्या अंजलि अंबिका के प्रस्ताव को अपनाएगी या ठुकरा देगी? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 85, आकाश अंजलि की किस। अंबिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, कल से अंजलि को उसके बुटीक पर तुम छोड़ने जाओगे और लेने भी तुम ही जाओगे। 4 बॉडीगार्ड हमेशा इसके साथ रहेंगे, ये शो करना तुम्हारा काम है। इसकी सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। अंजलि अंबिका की बात सुनकर प्यार से हल्की आवाज में कहती है, दी इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से भी जा सकती हूँ। मुझे इन सब की आदत नहीं है। ये सुनते ही आकाश का चेहरा मुरझा जाता है, मानो उसके दिल पर कोई धार खंजर से वार कर चुका हो। अपने दिल को छलनी छलनी होते हुए वह देख रहा था। उसे बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वह उस समय अंबिका के सामने कुछ भी नहीं कहना चाहता था, न ही अपनी इमोशन उसे बताना चाहता था। अंबिका अब थोड़ी कड़क आवाज में कहती है, क्या तुम्हें गुड्डू के साथ जाने में कोई प्रॉब्लम है? अंजलि अंबिका की बात सुनकर थोड़ी सी सहम जाती है और फिर हिचकिचाते हुए अपने सर जमीन की तरफ कर लेती है और अपने सरना में हिला देती है। अंबिका उसके इशारे समझकर तुरंत ही कहती है, तो ठीक है, ये फाइनल रहा, आकाश की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अंजलि अंबिका की कड़क आवाज से थोड़ा सहम जाती है। अंजलि के सहमे हुए चेहरे को अंबिका भली भांति नोटिस कर पा रही थी। अंजलि यह सुनकर उठकर जाने लगती है, तभी अंबिका अपनी जगह से उठकर अंजलि को गले लगाकर उसके सहमे हुए चेहरे को प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तुम बेफिक्र और पूरे हक से इस घर पर रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, ना कि एक गेस्ट की तरह। इतना कहकर अंबिका उसके गालों पर हल्के से पिंच करती है। ऐसा करने से अंजलि के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। अंजलि की मुस्कान को देख आकाश के चेहरे पर भी एक चमक आ जाती है। आकाश के चेहरे की चमक को अंबिका नोटिस कर लेती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, पर न ही तो सिद्धांत का कोई फोन आया, ना ही सिद्धार्थ का कोई टेक्स्ट, जिसकी वजह से घर और ऑफिस का माहौल बहुत ही खराब हो चुका था। अंबिका अपना सारा गुस्सा ऑफिस की कुलीग पर निकलता था। सुबह का समय, सभी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अंजलि और सारा आंखों ही आंखों में कुछ इशारे कर रहे थे। अंबिका ये सबसे दूर किसी ख्यालों में खोई हुई थी, पर कोई भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर यह नहीं समझ सकता था कि वह कहीं खोई हुई है। किसी को बिना कहे डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर चली जाती है। ठीक उसके पीछे पीछे कुंदन भी चला जाता है। दोनों गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आकाश अपनी कुर्सी से उठते हुए अंजलि से कहता है, मुझे एक मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, चले। अंजलि उसकी बातों को सुनती नहीं है, क्योंकि वह सारा से इशारों ही इशारों में कुछ बातें कर रही थी। आकाश थोड़ा आगे चलकर रुक जाता है, फिर एक सीरियस टोन में अंजलि का नाम पुकारता है। आकाश को इस तरह बुलाने से अंजलि अपने होश में आती है और कुर्सी से हड़बड़ा कर उठकर आकाश की तरफ चल देती है। आकाश को जब लगता है कि अंजलि आ रही है तो वह अपने कदम घर के बाहर ले जाने लगता है। फिर अचानक से उसे महसूस होता है कि अंजलि अभी भी पीछे रह गई है। वह अपनी जगह पर रुककर अंजलि का आने का इंतजार करने लगता है। अंजलि चल तो आगे रही थी, लेकिन मुड़मुड़ के पीछे सारा को इशारे में कुछ बता कर रही थी। आकाश और अंजलि एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। आकाश अंजलि को देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, अंजलि वैसे ही आगे का रास्ता देखने के लिए आगे मुड़ती है। दोनों इतने पास होने की वजह से एक प्यारी सी किस हो जाती है। आकाश की गाल अंजलि के होठों से टकरा जाती है। दोनों को जब यह एहसास होता है कि अभी हुआ क्या, तो अंजलि बर्फ की तरह जम जाती है। आकाश इस एहसास से अपनी आंखें बंद कर लेता है। आकाश की यह पहली किस थी जो अंजलि की तरफ से थी। उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था, पर वह भी इस अनचाही किस से खुद को संभाल नहीं पा रहा था। दोनों की कंडीशन एक जैसी थी। दोनों उसी पोजीशन में स्टैचू की तरह कुछ देर खड़े रहते हैं। कुछ देर के बाद आकाश खुद संभालते हुए अपने कदम 2 कदम पीछे ले लेता है। दोनों के बीच ऑकवर्ड वाली माहौल हो जाती है। दोनों एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। आकाश नजरें चुराते हुए अपनी बात को हकलाते हुए कहता है, मैं गाड़ी में आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाना जल्दी से, कहकर वहां से निकल जाता है। डाइनिंग हॉल में हालांकि सभी थे, पर एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे। बातें भी सिद्धांत की हो रही थी कि वह अब तक है कहाँ, कब तक आ रहा है, शादी की तैयारी कैसे होगी, क्या क्या करना है। सभी एक दूसरे से बात कर रहे थे, जिससे अंजलि और आकाश की इस अनायास किस को किसी ने नोटिस नहीं किया था। अंजलि भी चुपचाप अपनी नजरें नीचे कर गाड़ी में पीछे बैठ जाती है।
आकाश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। गाड़ी में पिन ड्रॉप साइलेंट का माहौल था। आकाश व्यू मिरर में अंजलि को देखते हुए कहता है, क्या मैं आपका ड्राइवर हूँ? अंजलि को आकाश की बातें समझ में नहीं आती है, इसलिए वह आकाश को सवालिया नजरों से व्यू मिरर में ही आकाश को देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। आकाश व्यू मिरर में अंजलि की आंखों को देखते हुए कहता है, अगर आप पीछे बैठिएगा तो सब मुझे आपका ड्राइवर समझेगा। क्या आप ऐसा चाहती है? अंजलि आकाश की बातें समझ जाती है और आगे आकर बैठ जाती है। आकाश अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। अंजलि चोर नजरों से आकाश को ही देख रही थी। आकाश धीरे धीरे अंजलि की तरफ झुकने लगता है। अंजलि धीरे धीरे अपने बॉडी पीछे करने लगती है। सिद्धांत क्यों फोन नहीं उठा रहा है उसके साथ? आखिर ऐसा क्या हुआ? अंबिका अब क्या करेगी? सिद्धांत का पता लगवाएगी या खुद ही सिद्धांत के पास जाएगी? क्या आकाश अपनी दिल की बात अंजलि से कह पाएगा? क्या अंजलि आकाश की दिल की हालत समझ पाएगी? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 86, आकाश अंजलि। अंजलि को आकाश की बातें समझ में नहीं आती है, इसीलिए वह आकाश को सवालिया नजरों से व्यू मिरर में ही आकाश को देखती है। दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। आकाश व्यू मिरर में अंजलि की आंखों को देखते हुए कहता है, अगर आप पीछे बैठिएगा तो सब मुझे आपका ड्राइवर समझेगा। क्या आप ऐसा चाहती है? अंजलि आकाश की बातें समझ जाती है और आगे आकर बैठ जाती है। आकाश अभी भी गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा था। अंजलि चोर नजरों से आकाश को ही देख रही थी। आकाश धीरे धीरे अंजलि की तरफ झुकने लगता है। अंजलि आकाश को अपनी तरफ झुकता देख उसकी धड़कन कुछ देर के लिए रुक जाती है। आकाश अंजलि की तरफ झुकने लगता है। अंजलि धीरे धीरे पीछे होने लगती है। अंजलि अब पीछे जा ही नहीं पा रही थी क्योंकि गाड़ी में अपने सीट से पूरी तरह से चिपक जाती है। आकाश और अंजलि बहुत ही करीब थे। आकाश और अंजलि की आपस में दूरी करीब 1 या 2 इंच होगी। आकाश की गर्म सांसें अंजलि अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। आकाश के इतने पास होने के एहसास से ही अंजलि की धड़कन बढ़ा दे रही थी, क्योंकि अंजलि के लिए यह एहसास पहली बार थी। अंजलि कभी भी किसी भी लड़के के इतने करीब नहीं आई थी। यहाँ तक कि वह अपने पति को कभी मिल ही नहीं पाई थी। शादी के पहली रात की ही उसकी मृत्यु हो जाती है। आकाश की गर्म सांसें अंजलि अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। महसूस करते ही अंजलि की धड़कन बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी ज्यादा बढ़ जाती है। अंजलि की धड़कन की शोर आकाश को बखूबी सुनाई दे रहा था। अंजलि खुद को संभाल नहीं पाती है और अपनी आंखें जोर से बंद कर अपने हाथों से अपने सूट को कसकर पकड़ लेती है। आकाश की सांस अंजलि के चेहरे से होते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ जाती है। इस एहसास से अंजलि और भी नर्वस हो जाती है। उसका दिमाग भी अभी काम नहीं कर रहा था कि कुछ और भी सोच सके। बस बूट बनकर सीट पर बैठे हुए अपने मुंह दूसरे तरफ की हुई थी। अंजलि के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते जा रही थी। आकाश उसके ऐसे अनदेख कर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। तभी एक टीक की आवाज आती है और गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज से अंजलि के कान में जैसे ही पड़ती है, वह झटके से अपनी आंख खोलती है। आंखें खोलकर सबसे पहले वह आकाश को देखती है। आकाश गाड़ी चलाने में पूरा फोकस किया हुआ था, वह सामने की तरफ देख रहा था। अंजलि एक गहरी सांस लेती है और अपने दिल पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अंजलि की जब दिल उसके काबू में आ जाती है तो वह समझ जाती है कि आकाश उसके सीट बेल्ट को ठीक से एडजस्ट कर रहा था। आकाश के इतने करीब आने से अंजलि अपने मन में न जाने आकाश के लिए क्या क्या सोच लिया था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आकाश सिर्फ उसका सीट बेल्ट ठीक कर रहा था तो उसे खुद पर ही गुस्सा और बुरा फील हो रहा था। अंजलि अपनी चोर नजरों से आकाश को देख रही थी। आकाश भी चोर नजरों से ही अंजलि को देख रहा था। अंजलि की ऐसी हालत देखकर आकाश को अंदर ही अंदर बहुत ही हंसी आ रही थी। अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए आकाश उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? अंजलि अपना सर जोर से हाँ में हिला देती है। आकाश मुस्कुराते हुए कहता है, तो आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? अंजलि अब शर्मा जाती है और शर्माते हुए विंडो की तरफ देखने लगती है, क्योंकि आकाश के इतने पास होने की वजह से उसकी शर्म से गाल लाल हो गए थे। आकाश के इस सवाल को सुनकर तो अंजलि को और भी शर्मा आने लगती है। उसका मन तो कर रहा था कि अभी गाड़ी रुक जाए और इस गाड़ी से वह बहुत दूर भाग जाए। वह आकाश से नजरें भी नहीं मिल पा रही थी। गाड़ी कुछ मिनट में ही बुटीक पहुंच जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है, अंजलि अपना सीट बेल्ट जल्दी जल्दी खोल रही थी। वह अपनी सीट बेल्ट खोल ही नहीं पा रही थी। आकाश गाड़ी के दरवाजा खोलने के लिए एक स्विच दबा देता है। फिर अंजलि की हड़बड़ाहट देखकर उसकी सीट बेल्ट खोलने में मदद करने लगता है। अंजलि का हाथ सीट बेल्ट पर था। आकाश उसके हाथ पर अपने हाथ रख देता है। अंजलि झट से अपने हाथ हटा लेती है। आकाश सीट बेल्ट को खोल देता है। जैसे ही सीट बेल्ट खुलती है, अंजलि कार का दरवाजा जल्दी से खोल अपनी बुटीक की तरफ भाग जाती है। उसे भागते हुए देखकर ऐसा लगता है मानो उसके पीछे कोई 100 साल पुरानी भूत पड़ गई हो। आकाश उसे भागते हुए देखकर खुद को हंसने से रोक नहीं पाता है। आकाश फिर अपने काम पर चला जाता है। अंजलि बुटीक के अंदर जाकर दरवाजा जल्दी से बंद कर दरवाजे से सटकर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से सांस लेकर अपनी धड़कन पर काबू कर रही थी।
इसी तरह रात बीत जाती है। अंबिका के मूड खराब होने की वजह से ऑफिस में आज सबकी हालत वह खराब करके रख दी थी। रात के समय जब वह घर वापस आई तो डाइनिंग हॉल में जैसे ही प्रवेश करती है कि उसे जोर जोर से खील खिलाने के हंसने की आवाज़ आती है। उसकी कदम हंसी के कारण धीमी हो जाती है। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं वह डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। डाइनिंग हॉल का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाता है। उसके उतरे हुए चेहरे मुस्कान में बदल जाते हैं। वह उसी जगह पर खड़ी होकर देखने लगती है और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। क्या अंजलि अपने दिल की धड़कन पर काबू कर पाएगी? आकाश के इतने पास आ जाने पर उसकी धड़कन बढ़ जाती है। क्या वह इस एहसास को समझ पाएगी? अंबिका इतने गुस्से में क्यों होती है? घर आते ही उसके चेहरे पर इतना नूर क्यों आ जाता है? आखिर घर में किसने कदम रखा? किस देखकर अंबिका इतनी खुश हो जाती है? अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 87, मेरे सारे गम भुला देते हो। इसी तरह रात बीत जाती है। अंबिका के मूड खराब होने की वजह से ऑफिस में आज सबकी हालत वह खराब करके रख दी थी। रात के समय जब वह घर वापस आई तो डाइनिंग हॉल में जैसे ही प्रवेश करती है कि उसे जोर जोर से खील खिलाने के हंसने की आवाज़ आती है। उसकी कदम हंसी के कारण धीमी हो जाती है। धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए वह डाइनिंग हॉल में पहुंच जाती है। डाइनिंग हॉल का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ जाता है। उसकी आंखों में एक चमक आ जाता है। उसके उतरे हुए चेहरे मुस्कान में बदल जाते हैं। वह उसी जगह पर खड़ी होकर देखने लगती है और ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोफे पर बैठ जाती है। जिसे देखकर इसके चेहरे का नूर आ गया था वह कोई और नहीं अंबिका का दिल का चैन सिद्धांत था। अंबिका वहीं बैठी थी पर अंबिका के घर वाले सभी कोई सिद्धांत से बात करने में मसरूफ थे। अंबिक को इतना गुस्सा आ रहा था पर वह अपना गुस्सा किसी पर जाहिर नहीं करनी दे रही थी, ना ही अपने चेहरे पर एक सीकन आने दे रही थी। गुस्सा तो उसे अपने परिवार वालों पर नहीं बस सिद्धांत पर आ रहा था, क्योंकि वह जब से वहां आए हैं तब से सिद्धांत उसे एक बार भी देखा तक नहीं है। अंबिका को पता ही नहीं है कि जब से वह यहाँ आए हैं सिद्धांत उसी को चोर नजरों से देखे जा रहा था, बस वह जताना नहीं चाह रहा था क्योंकि सिद्धांत अभी भी अंबिका से नाराज है। जो हालात अंबिका क्या है वही हालत सिद्धांत का भी है, क्योंकि सिद्धांत भी तो अंबिका से बेशुमार मोहब्बत करता है, तो दोनों का हाल अलग कैसे हो सकता है। बहुत रात हो जाने की वजह से आयशा सभी से डिनर करने को कहती है। सभी कोई डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। सिद्धांत भी सबके साथ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। डाइनिंग टेबल पर अभी भी हंसी टिटोली की आवाज़ आ रही थी, लेकिन अंबिका सोफे पर ही बैठी रहती है। ना ही वह उठती है, ना ही कोई उसे उठने के लिए कहता है। बस उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान बरकरार रहती है। दिल में एक अलग ही शांति छाई हुई रहती है, जैसे बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हूँ। दिल की हर ख्वाहिश आज मुकम्मल नजर होते आ रही थी। उसे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर मैं और भी कुछ चाहती तो शायद वह भी मुझे मिल जाता, पर मेरी चाहत ही सिद्धांत थी जो आज मेरे नज़रों के सामने है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। किसी से बिना कुछ कहे धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। सिद्धांत जब अंबिका को अपने कमरे की तरफ जाते हुए देखता है तो अंबिका पर इसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। अपने कुर्सी से उठते हुए आयशा से कहता है, बेस्टी मेरा एक इम्पोर्टेंस मीटिंग है, वह बहुत जरूरी है, मैं आता हूँ। इतना कहकर वह जाने लगता है। आकाश अपनी सीट से खड़े होकर उसे रोकते हुए कहता है, पहले डिनर तो कर लो फिर चले जाना। सिद्धांत को वहां और रुकने का जरा भी मन नहीं था, पर अपनी बात को मुस्कुराते हुए ही कहता है, काम जरूरी नहीं होता तो जरूर डिनर करके जाता। अभी अगर डिनर करने बैठ जाऊंगा तो पक्का मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं सुबह पक्का सबके साथ ब्रेकफास्ट करने जरूर आऊंगा। इतना कहकर वह अपने कदम स्पीड में बढ़ाते हुए निकल जाता है। सिद्धांत अपने बाइक की तरफ जाते हुए खुद से ही बदबदाते हुए कहता है, क्या समझती है इतना नाराज हूं, पर नहीं, इसे तो अपना एटीट्यूड में ही रहना है। इतने गुस्से में हूं, एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश तक नहीं की। मनाने की कोशिश करने की दूर की बात है, बात करने की कोशिश भी नहीं की। वो बाइक में चाबी डालते हुए खुद से ही कहता है, उसकी एटीट्यूड गई तेल लेने, अब मैं तो पक्का उसे बिल्कुल नहीं मानूंगा। देखता हूँ कब तक मुझे मनाने की कोशिश नहीं करती है, मुझे भी देखना है। पक्का मैं उससे नाराज रहूंगा, उससे बात तक नहीं करूंगा। खुद से बदबदाते हुए वह बाइक स्टॉप कर अपनी घर की तरफ चल देता है। उसके घर जाने के लिए एक सुनसान रास्ता है जहां बहुत कम ही लोग आते जाते हैं। सिद्धांत जब उस रास्ता को क्रॉस करने ही वाला था कि सामने रास्ता रोककर एक बाइक खड़ा था और बाइक पर एक इंसान बैठा हुआ था। सिद्धांत जब उसके पास पहुंचता है तब वह उसे चिल्लाते हुए बाइक से कहता है, तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है जो इस तरह रास्ता रोक खड़ा है, या फिर कोई और प्रॉब्लम है? जो भी प्रॉब्लम है गाड़ी को रास्ते से हटाओ। फिर आस्ते से कहता है, नहीं तो मेरा सारा गुस्सा तुम पर ही निकाल दूंगा। बाइक के ऊपर एक टांग बाइक के ऊपर और दूसरा टांग जमीन से सटकर आराम से बाइक पर बैठा हुआ था। उसकी बॉडी के मूवमेंट से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सिद्धांत का कोई भी बात को सुना ही नहीं, उसे इग्नोर कर रहा था।
उसे देखकर और भी सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। सिद्धांत अपनी बाइक से उतरते हुए उस बाइक के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो? अभी वैसे ही मेरा दिमाग गर्म है। सिद्धांत और कुछ कहने ही वाला था कि बाइकर उसकी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने से सिद्धांत का बैलेंस बिगड़ जाता है। वह बाइकर उसे संभाल लेता है। सिद्धांत को अब कुछ अलग ही फीलिंग आ रही थी, जैसे ये परफ्यूम, यह एहसास उसे जाना पहचाना लग रहा था। सिद्धांत को बाइकर एक हाथ से उसके शर्ट को पकड़ता है, अपने दूसरे हाथ से हेलमेट को खोलता है। हेलमेट खोलने के साथ अपने सर को थोड़ा ट्वीट करते हुए इधर उधर करने लगता है, जिससे उसकी जुल्फें लंबे लंबे उसके चेहरे पर आ जाती है। सिद्धांत उसे देखकर बस देखते ही रह जाता है। बाइक का नीचे ब्लैक पेंट और ब्लैक टाइट लेदर का स्वेटशर्ट, एस पर चेहरे पर हेलमेट, हाथों में ब्लैक ग्लव्स पहना हुआ था। बाइका अब उसकी शर्ट को छोड़कर अपनी चेहरे पर आए हुए जुल्फों को हटाकर सिद्धांत की आंखों में देखती है। सिद्धांत उसकी आंखों में जैसे खोसा गया था। उसे देखकर वह मुस्कुराने लगता है। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है, एक अलग ही चमक आ जाती है, आंखों में एक अलग ही नूर आ जाता है। कुछ देर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखते रहता है। थोड़ी देर के बाद सिद्धांत अपनी आंखें दूसरी तरफ फेर कर थोड़ा आगे बढ़ जाता है। बाइका उसे रोकते हुए अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, सीड। पहली बार अपना नाम इतने प्यार से सुनते ही उसके कदम अपने आप रुक जाता है। वह लड़की दौड़ के आती है और सिद्धांत को पीछे से ही हक कर लेती है। हक करते ही सिद्धांत की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। वह लड़की सिद्धांत को हक करके पीछे से ही कहती है, ऐसे मुंह मोड़ के जाओगे तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी सिद्धांत। अपनी नाराजगी छोड़ दो, क्योंकि तुमसे दूर रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सिद्धांत उसकी जुल्फों को अपने हाथों से पकड़कर आगे करता है और एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसकी आंखों में देखता है। लड़की सिद्धांत की आंखों में ही देखकर प्यारी सी स्माइल करती है। सिद्धांत उसकी स्माइल में खो जाता है और उसकी आंखों में देखकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहता है, कभी जान कहते हो, कभी भुला देते हो, कभी दुआ देते हो, कभी सजा देते हो, कभी प्यार करते हो, कभी रुला देते हो, मगर कसम से जाना, जब भी हंस कर मिलते हो मेरे सारे गम भुला देते हो। इतना कहकर सिद्धांत उस लड़की के होठों की तरफ अपने होंठ बढ़ाने लगता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 88, प्यार भी तो करती हूँ ना। वह लड़की सिद्धांत को हक करके पीछे से ही कहती है, ऐसे मुंह मोड़ के जाओगे तो शायद मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी सिद्धांत। अपनी नाराजगी छोड़ दो, क्योंकि तुमसे दूर रहना अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। सिद्धांत उसके जुल्फों को अपने हाथों से पकड़कर आगे करता है और एक हाथ उसके गाल पर रखकर उसकी आंखों में देखता है। लड़की सिद्धांत की आंखों में ही देखकर प्यारी सी स्माइल करती है। सिद्धांत उसकी स्माइल में खो जाता है और उसकी आंखों में देखकर प्यार से उसके गाल पर हाथ रखता है और दूसरे हाथ से उसके बाल को कान के पीछे करते हुए कहता है, कभी जान कहते हो, कभी भुला देते हो, कभी दुआ देते हो, कभी सजा देते हो, कभी प्यार करते हो, कभी रुला देते हो, मगर कसम से जाना, जब भी हंस कर मिलते हो मेरे सारे गम भुला देते हो। इतना कहकर सिद्धांत उस लड़की के होठों की तरफ अपने होंठ धीरे धीरे बढ़ाने लगता है। अपने होठों की तरफ सिद्धांत को बढ़ते हुए होठ को देखकर उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है। सिद्धांत उसके होठों से कुछ दूरी का ही फासला था कि वह खुद को रोक लेता है और कुछ देर वहीं ठहर जाता है। वह लड़की जब उसे एहसास होता है कि अभी भी उसके होंठ सिद्धांत के होठों से स्पर्श नहीं होता है, तो वह अपनी आंखें धीरे से खोलती है और सिद्धांत को देखने लगती है। उस लड़की के चेहरे पर सिद्धांत की गर्म सांसें अभी भी महसूस हो रही थी। जैसे ही उस लड़की की आंखें सिद्धांत की नज़रों से टकराती है, सिद्धांत के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और अपने होंठ उस लड़की के माथे पर रखकर शिद्दत से चूम लेता है। सिद्धांत के होठों को खुद के माथे पर स्पर्श का एहसास से उसे एक अलग ही सुकून देता है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है और वह सिद्धांत को महसूस करने लगती है। कुछ देर सिद्धांत इसी तरह उसके माथे को चूमते रहता है। थोड़ी देर के बाद सिद्धांत अपने होंठ उसके माथे से हटाकर उसके आंखों को बारी बारी से चूम लेता है। जैसे जैसे सिद्धांत उसके चेहरे के हर हिस्से को चूमता, उसके शरीर में एक अजब सी कट की लहर दौड़ पड़ती है, मानो जैसे 440 वोल्ट का कट लगा हो। उसके पेट में मानो 1000 तितलियां उड़ रही हो। एहसास एक अलग ही एहसास था। उस एहसास से बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह सिद्धांत को अपने और करीब करती है। वह लड़की सिद्धांत की कमर पर अपने बाहें लपेटे हुए खुद से चिपका लेती है। सिद्धांत भी इस एहसास के समुद्र में गोते लगा रहा था और इस एहसास में वह खुद भी बहक रहा था। खुद को संभालते हुए सिद्धांत उस लड़की को कसकर गले लगा लेता है। दोनों एक लंबी लंबी सांस लेकर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों ऐसे गले लग रहे थे जैसे सदियों के बाद एक दूसरे से मिल रहे हो। सिद्धांत उस लड़की के गले मिले हुए ही उसके कानों में धीरे से कहता है, अंबिका ऐसा क्यों करती हो? शिकायत के लहजे में सिद्धांत अंबिका से कहता है, ऐसा क्यों करती हो? मुझे कितना सताया, मुझे कितना तड़पाया, क्या तुम्हें मुझे तड़पाने में मजा आता है? आप लोगों ने ठीक समझा, वह लड़की कोई और नहीं अंबिका कपूर होती है।
अंबिका उसके सीने से थोड़ा अलग होते हुए अपने हाथ उसके गाल पर प्यार से रखते हुए उसकी आंखों में देखकर धीमी आवाज में और प्यार से कहती है, तुम्हें तड़पना में मुझे मजा क्यों आएगा? तुम्हें तड़पता देख मुझे कितनी तकलीफ होती है तुम जानते हो। अंबिका अपने हाथों से सिद्धांत के गाल को थोड़ा सा पिंच करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बस तुम्हें छेड़ने में मुझे थोड़ा ज्यादा मजा आता है। ये सुनते ही सिद्धांत नाराज होते हुए अपने गाल से उसके हाथ हटाते हुए 2 कदम उससे दूर चला जाता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, तुम्हारी यह हरकत में बर्दाश्त नहीं करूंगा। अंबिका उसकी नाराजगी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है और धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए प्यार से सेडिक्टिव आवाज में कहती है, माना कि मैं गुस्सा करती हूँ तुम पे, पर प्यार भी तो करती हूँ ना। इतना कहते कहते अंबिका सिद्धांत के एकदम करीब आ जाती है और अपनी बाहें सिद्धांत के गर्दन में लपेटकर अपनी होठों से सिद्धांत के पूरे चेहरे को धीरे धीरे छूते हुए कहती है, माना कि मैं गुस्सा करती हूँ तुम पे, पर प्यार भी तो करती हूँ ना। जब बात नहीं होती हमारी, तो तुम्हारी जितना उदास भी रहती हूँ ना। माना कि बेपरवाह हूँ बहुत, पर तुम्हारी परवाह भी करती हूँ ना बहुत। जब तू पास नहीं होता है तो तुझे हर पल याद भी तो करती हूँ ना। अंबिका की सेडिक्टिव भरी आवाज और अपने पूरे चेहरे पर अंबिका के होठों का स्पर्श उसे बेकाबू कर रहा था। उसके कमर को अपने बाहों से लपेटे हुए खुद से चिपका लेता है। अपने हाथ उसके गालों पर प्यार से रखते हुए उसके होंठ को अपने होठों की गिरफ्त में कर लेता है। सिद्धांत अंबिका के होठों को प्यार से धीरे धीरे चूम रहा था। अंबिका भी सिद्धांत का साथ देते हुए धीरे धीरे उसके होठों को भी चूमना लगती है। दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते हुए एक पैशनेट किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने मसरूफ हो गए थे कि दोनों एक दूसरे में खोते हुए जा रहे थे। ये पैशनेट किस कब फ्रेंच किस में बदल जाती है दोनों को भी एहसास नहीं था। अब दोनों किस करते हुए एक दूसरे की जीभ को एक दूसरे की जीभ में उलझाकर खेल रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सिद्धांत के हाथ अंबिका की पूरे बॉडी पर चल रहा था और अंबिका का हाथ सिद्धांत के बाल को प्यार से सहला रही थी। दोनों एक दूसरे के जीभ के खेलने के साथ साथ एक दूसरे को होठों को भी प्यार से रस चूस रहे थे। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 89, कुछ हसीन पल। सिद्धांत अंबिका के होठों को प्यार से धीरे धीरे चूम रहा था। अंबिका भी सिद्धांत का साथ देते हुए धीरे धीरे उसके होठों को भी चूमने लगती है। दोनों एक दूसरे के होठों को चूमते हुए एक पैशनेट किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस करने में इतने मसरूफ हो गए थे कि दोनों एक दूसरे में खोते हुए जा रहे थे। ये पैशनेट किस कब फ्रेंच किस में बदल जाती है दोनों को भी एहसास नहीं था। अब दोनों किस करते हुए एक दूसरे की जीभ को एक दूसरे की जीभ में उलझाकर खेल रहे थे। दोनों की आंखें बंद थी, दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। सिद्धांत के हाथ अंबिका की पूरे बॉडी पर चल रहा था और अंबिका का हाथ सिद्धांत के बाल को प्यार से सहला रही थी। दोनों एक दूसरे के जीभ के खेलने के साथ साथ एक दूसरे को होठों को भी प्यार से रस चूस रहे थे। एक सिंपल सी किस कब पैसेनेट किस में बदल जाती है और पैसेनेट किस कब फ्रेंच किस में बदल जाती है, दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं होता है। दोनों एक दूसरे को किस करते हुए करीबन 30 मिनट से ज्यादा हो गए थे। अब दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होंठ को स्मूच करते हुए धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। सिद्धांत अपना फोरहेड अंबिका के फोरहेड से सटाकर लंबी लंबी सांस लेने लगता है। अंबिका भी लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी नज़रों से सिद्धांत के चेहरे को देखने की कोशिश कर रही थी। पहली बार अंबिका को सिद्धांत के नज़रें मिलाने में शर्म आ रही थी। अंबिका तुरंत ही पलट जाती है। अब सिद्धांत के चेहरे के सामने अंबिका का पीठ होता है। अंबिका के इस हरकत को देखकर सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि अंबिका आखिर कहना या करना क्या चाह रही थी। वह अपना डाउट को क्लियर करने के लिए अंबिका के चेहरे को ध्यान से देखने की कोशिश करता है और उससे पूछता है, क्या हुआ? सिद्धांत का सवाल सुनकर अंबिका अब थोड़ा सा घबरा जाती है। अपनी घबराहट को छुपाने के लिए चेहरे को इधर उधर करते हुए हकलाते हुए कहती है, कुकू कुछ भी तो नहीं। सिद्धांत अंबिका के कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमा लेता है। अंबिका अब थोड़ा शर्माने लगती है। अपनी शर्मा को छुपाते हुए अपने चेहरे तो सीधे कर सिद्धांत के सामने खड़ी हो जाती है, पर नजरें अभी भी उसकी झुकी हुई थी। अंबिका की नज़र झुका के बात करने की आदत नहीं थी। जब भी बात करती थी तो वह आंखों से आंखें मिलाकर बात करती थी। घबराना तो अंबिका ने बचपन से ही सीखा ही नहीं, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जो अंबिका को इतनी घबराहट भी हो रही है और शर्म में भी आ रही है। थोड़ा हकलाते हुए कहती है, एक काम करते हैं, डिनर पर चलते हैं। सिद्धांत से थोड़ा दूर जाकर अपना मोबाइल निकालकर किसी का नंबर सर्च करने लगती है। सिद्धांत अपनी बाहें अंबिका के पेट पर लपेटते हुए उसे खुद के करीब करता है और उसके कंधे पर अपनी चीन रखते हुए उसके गाल को प्यार से चूम लेता है। चूमते हुए कहता है, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हारा तबीयत तो खराब नहीं है? हालांकि सिद्धांत को समझ में आ रहा था कि अंबिका को शर्म से गाल लाल हो रही है, पर उसे छेड़ते हुए जानबूझकर उससे यह सवाल पूछता है। अंबिका अपनी नज़रें मोबाइल पर रखते हुए सिद्धांत के सवालों का जवाब देती है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत एकदम ठीक है।
सिद्धांत अपनी उंगली से उसकी चीन पकड़कर उठाते हुए चेहरे के एकदम करीब जाकर प्यार से कहता है, तो तुम्हारा चेहरा इतना गुलाबी क्यों हो रहा है? अंबिका सिद्धांत की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और धीरे से अपनी आंखें उठाकर सिद्धांत के चेहरे की तरफ देखती है। अब सिद्धांत की नजरें अंबिका की नजरें से टकरा जाती है। दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, लेकिन सिद्धांत की इंटेंसिव भरी नजरें अंबिका खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह अपनी नजर फिर झुकाकर बहाना बनाते हुए कहती है, डिनर करने चलते हैं। सिद्धांत अपनी गाड़ी से टिकर खड़ा था और अपनी बाहों में अंबिका को भरे हुए था। दोनों मोबाइल की तरफ देखते हुए डिनर के लिए डाइनिंग टेबल बुक कर रहे थे। दूसरी तरफ अंबिका जब नीचे नहीं आ रही थी तो आकाश अपने सीट से उठते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कुंदन उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रहे हो? दी को लाने डिनर का टाइम हो रहा है और अभी तक आए नहीं। कुंदन साफ साफ लहजे में कह देता है, अंबिका अभी नीचे नहीं आएगी, वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में है, वह बाद में डिनर कर लेगी। अंबिका कुंदन को पहले ही इन्फॉर्म कर देती है कि वह घर पर नहीं है, संभाल ले। इतना सुनते ही सभी कोई डिनर कर लेते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। सारा और अंजलि अभी भी एक दूसरे से बहुत ही आस्ते आस्ते बात कर रहे थे। दोनों काफी ही करीब होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। आकाश दोनों के बीच अपने चेहरे को घुसाते हुए कहता है, ऐसी क्या सीक्रेट शेयर हो रही है जो मुझे भी पता नहीं है? मुझे भी छुपाया जा रहा है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे शेयर कर सकते हो। सारा और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर एक साथ ही कहते हैं, नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर आकाश का चेहरा लटक जाता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अंजलि आकाश को रोकती है और उसके पास जाकर आस्ते से गुड नाइट कहती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड 90 दिन। सारा और अंजलि अभी भी एक दूसरे से बहुत ही आस्ते आस्ते बात कर रहे थे। दोनों काफी ही करीब होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। आकाश दोनों के बीच अपने चेहरे को घुसाते हुए कहता है, ऐसी क्या सीक्रेट शेयर हो रही है जो मुझे भी पता नहीं है? मुझसे भी छुपाया जा रहा है? अगर कोई ऐसी बात है तो मुझसे शेयर कर सकते हो। सारा और अंजलि एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर एक साथ ही कहते हैं, नहीं। उसकी ऐसी बातें सुनकर आकाश का चेहरा लटक जाता है और अपने कमरे की तरफ जाने लगता है। अंजलि आकाश को रोकती है और उसके पास जाकर आस्ते से गुड नाइट कहती है। अंजलि जब आकाश की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी तब आकाश का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुशी की एक नई तरंग जाग उठी थी। अगले ही पल उसकी खुशियां खत्म हो जाती है। उसके दिल में उठी तरंग कहीं गुम हो जाते हैं, जैसे उसकी खुशियों को किसी ने नजर लगा दी है, क्योंकि अंजलि ने सिर्फ उसके पास आकर गुड नाइट कहा। ये सुनते ही आकाश का दिल टूट जाता है। मायूस भरी निगाहों से अंजलि को देखते हुए एक फीकी सी स्माइल देते हुए गुड नाइट कहकर वहां से चल देता है। सारा और अंजलि वापस से फिर से बात करने लगती है। अंजलि सारा से कहती है, इतनी जल्दी में कहाँ से ड्रेस डिज़ाइन करो? अगर ड्रेस डिज़ाइन भी करती हूँ तो फैब्रिक कहाँ से लाऊं? तू ना मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दी। यही 1-2 दिन पहले कहती तो आराम से कर देती। सारा किसी दोस्त की पार्टी में जाने के लिए अपने न्यू ड्रेस की मांग अंजलि से करती है। नए स्टाइल, नए तरीके और एकदम नई डिज़ाइन। अंबिका के बाहर जाने से अंजलि कुछ दिन घर पर ही रुकती है, जिसके कारण उसके पास ना ही अच्छी फैब्रिक थी और ना ही अच्छे मटेरियल्स। अंजलि कुछ सोचने लगती है कि सारा के कपड़े की कौन सा डिज़ाइन बनाया जाए। सारा अंजलि के चेहरे की मासूमियत को देखते हुए एक स्माइल देती है और फुल एटीट्यूड से कहती है, अंजलि तुम्हें इसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास डिज़ाइन है, बस अच्छे फैब्रिक और मटेरियल से उसे एक नया लुक दे दीजिए। सारा विदेश में फैशन डिजाइनर का कोर्स कंप्लीट कर रही थी। अभी उसकी कोर्स कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन अब वह इंडिया को छोड़कर जाने को तैयार नहीं थी। अंबिका का कहना भी नहीं मान रही थी। अंबिका और सिद्धांत की शादी की डेट भी फाइनल हो गई थी, इसीलिए सारा अब यहीं रहकर अपनी कोर्स कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन घर में शादी होने के कारण वह अभी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं करवा पाती है। सारा अंजलि को अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए कहती है, आप चलिए मेरे साथ, मेरे पास कुछ डिज़ाइन है, उसे सेलेक्ट कर काम जल्दी ही शुरू करना होगा क्योंकि मुझे कल रात ही पार्टी में जानी है। सारा और अंजलि सारा के कमरे में पहुंचते हैं। सारा अपनी ड्रॉयर से कुछ डिज़ाइन अंजलि के सामने रख देती है। अंजलि उस डिज़ाइन को गौर से देखने लगती है। अंजलि की बातें सुनकर आकाश मायूस होकर अपने रूम में चला जाता है और ऑफिस के कुछ काम लेकर सोफे पर बैठकर शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अंबिका अपने फ़ोन पर डिनर के लिए टेबल बुक कर रही थी, तभी सिद्धांत का फ़ोन रिंग होने लगता है। एक इंपॉर्टेंट कॉल होने की वजह से सिद्धांत उसे पिक करने अंबिका से थोड़ा दूर चला जाता है। अंबिका तब तक टेबल बुक कर लेती है और अपने बाइक पर जाकर बैठकर सिद्धांत का इंतजार करने लगती है। सिद्धांत की बात हो जाने के बाद अंबिका की तरफ देखता है तो अंबिका स्टाइल में बाइक पर बैठकर सिद्धांत को ही देख रही थी। सिद्धांत धीरे धीरे अंबिका की तरफ बढ़ने लगता है। अंबिका और सिद्धांत की नज़रें आपस में टकरा रहे थे। दोनों ही इंटेंशन भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। सिद्धांत अंबिका के पास पहुंचते ही पूछता है, क्या टेबल बुक हो गई? अंबिका बाइक स्टार्ट कर देती है और सिद्धांत को इशारे से पीछे बैठने को कहती है, पर सिद्धांत अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है, वह वहां से हिलता तक नहीं है।
सिद्धांत को वही अपनी जगह खड़ा देख अंबिका अपना हेलमेट खोल सिद्धांत को देखती है और आंखों इशारे में पूछती है अब क्या हुआ। सिद्धांत अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है बाइक मैं चलाऊंगा। अंबिका उसकी बात मानते हुए अपनी सीट से थोड़ी पीछे घसक जाती है। सिद्धांत बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट कर देता है और अंबिका के हाथ को पकड़कर अपने पेट और सीने से लपेटकर उसे अपने से चिपका लेता है। अंबिका सिद्धांत ऐसे करते देख मुस्कुरा देती है और उसे अच्छी सी कसकर पकड़ लेती है। अंबिका जब सिद्धांत को ऐसे पकड़ती है तो सिद्धांत के चेहरे पर एक खुशी वाली स्माइल आ जाती है और बाइक स्टार्ट कर अपने डेस्टिनी के लिए निकल जाते हैं। अंबिका सिद्धांत को कसकर पकड़कर उसके कान के पास सेडिक्टिव भरी आवाज में कहती है, प्यार हो तुम, दिलदार हो तुम, इस दिल की सरकार हो तुम, दिल ने तुझको चुन ही लिया, दूर न जाना मेरे पिया, जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से है जाना क्या है दिल का लगाना, यह अदाएं तेरी कर गई मुझे दीवाना, दिल ने कर लिया एतबार, हमको हो गया तुमसे प्यार। बाइक चलाते हुए सिद्धांत अंबिका के हाथ को अपने हाथ रखकर उसे एहसास दिलाता है कि तुम्हारे कहे गए शब्द मेरे लिए कितने मायने रखते हैं। अंबिका पीछे से ही सिद्धांत के कंधे को एक सॉफ्टली किस करती है और फिर अंबिका उसे रास्ता बताती है। आखिर बाइक रुक जाती है और सिद्धांत कहता है कि ये तो तुम्हारा ही होटल है, फिर एक बार में ही कह देती तो मैं तुम्हें लेकर चला आता। अंबिका बाइक से उतरते हुए अपनी हेलमेट खोलते हुए थोड़ी आदा उसे कहती है अगर बता देती तो मजा कहाँ आता। सिद्धार्थ मुस्कुराकर अंबिका के गाल को हल्के से पिंच कर लेता है। सिद्धांत और अंबिका बाइक से उतरकर अंदर जैसे ही जाने लगता है कि वहां का मैनेजर आकर दोनों को ग्रीट करने पहुंच जाता है। अंबिका सिद्धांत की बाहों को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और आगे आगे मैनेजर चल रहा था। ये होटल में 12 फ्लोर होता है। होटल के सबसे ऊपर वाले फ्लोर हमेशा अंबिका के लिए बुक रहते हैं, उसमें किसी की भी कोई भी बुकिंग नहीं ली जाती है। जैसे ही लिफ्ट रुकती है दोनों बाहर निकलता है, मैनेजर उसे वहां छोड़कर हैव ए गुड डे कह के चला जाता है। सिद्धांत और अंबिका अब अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सिद्धांत कमरे को देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अंबिका के चेहरा में एक सेटिस्फाइड स्माइल आ जाती है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, आगे के एपिसोड जल्द अपलोड होंगे। धन्यवाद।